हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था परमाणुविक त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या देखा था। अलग अलग देखा था, आयन की त्रिज्या देखी थी, मेटेलिक त्रिज्या देखी थी और वान डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या अपन ने ये देख लिया था। अब क्या होता है, जैसे अपन त्रिज्या का अध्ययन करते हैं तो जब हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो घटती है। लेफ्ट टू राइट एक आवर्त में जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है और ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने के अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ये जनरली होता है जब अपन आवर्त के अंदर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है और ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो अपन ये देख लेते हैं कौन से फैक्टर है जो अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक परमाणुविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग को अपन देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस में ये तीन फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है प्रभावी नाभिक आवेश। नाभिक आवेश मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं नाभिक आवेश। जैसे जैसे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे आकार घटेगा, एटम का आकार घटेगा। तो जो अपन एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस वो घटती है। ठीक है, जबकि वर्ग के अंदर इफेक्टिव नाभिकीय चार्ज समान रहता है, इसलिए ये फैक्टर उसको प्रभावित नहीं करता, वर्ग को प्रभावित नहीं करता। ये फैक्टर प्रभावित करता है सिर्फ पीरियड को, आवर्त को प्रभावित करता है। आवर्त के अंदर दाएं से बाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडिएशन घटती है। ठीक है, अब कक्षाओं की संख्या क्या? कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे चलने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे चलेंगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है जिसकी वजह से आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है वो देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मान लीजिए ये कोई एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जो ये न्यूक्लियर है, नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के बल पर ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक को कवर कर देते हैं, पूरी तरह से ये कवर कर लेते हैं। तो इसके ऊपर लगने वाला आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो जाता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये एक शील्ड बना देता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक शील्ड बना देते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। तो शील्डिंग इफेक्ट एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। तो सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ का होता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है एस ब्लॉक का, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आकार बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी। शील्डिंग इफेक्ट कम है तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब ये शील्ड ज्यादा बना रहा है, शील्ड ज्यादा बना तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कम हो रहा है, कम होगा तो आकार अपने आप बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। और शील्डिंग इफेक्ट कम है मतलब ये इसके प्रभाव को रोक नहीं रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को कम रोक रहा है तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियस घटेगी, मतलब आकार घटेगा। शील्डिंग प्रभाव कम, आकार घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, आकार ज्यादा और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ये तो एक जनरल वे के अंदर हो गया सभी एलिमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर एक्सेप्शन केस है, अपवाद पाए जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन अपवाद से ही पूछे जाते हैं। तो अपन अपवाद देख लेते हैं कौन से हैं इसमें। शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, ये एक एटम लिया हमने, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके अंदर जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब जो क्या होता है, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के ऊपर एक क्लाउड या एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ये वाला कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम, सबसे कम एफ का होता है। क्यों होता है? क्योंकि एस का शेप होता है वो होता है सर्कुलर, राउंड शेप में होता है, तो वो पूरा कवर कर लेता है, न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर कर लेता है। पी का तो वो कम कवर कर पाता है, डी का उससे भी विस्तृत होता है तो वो उससे कम कर पाता है, और एफ का उससे भी ज्यादा विस्तृत होता है तो वो न्यूक्लियस को पूरी तरह से शील्ड नहीं कर पाता। तो शील्डिंग इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, सबसे कम एफ का होता है, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और शील्डिंग इफेक्ट घटने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा एटम का। और शील्डिंग इफेक्ट यदि कम है, शील्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो आकार बढ़ जाएगा, जबकि इसका उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम तो आकार बढ़ा। अब शील्डिंग इफेक्ट कम तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो आकार कम। ठीक है, ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट का। अब अपन अपवाद देख लेते हैं कौन से अपवाद है। पहला अपवाद जो है हाइड्रोजन और हीलियम का। अपने हिसाब से अपन अर्थ में लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का बड़ा होना चाहिए एटॉमिक रेडियस और हीलियम का कम होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, हीलियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कम होती है। क्यों होता है? क्योंकि हीलियम के अंदर जो होता है वो त्रिज्या होती है वांडरवाल रेडियस, जबकि हाइड्रोजन के अंदर होती है कोवेलेंट रेडियस। हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट रेडियस, जबकि हीलियम के अंदर वांडरवाल रेडियस। तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी? रेडियस होगी वांडरवाल, अपन जाते हैं वांडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो हीलियम की रेडियस ज्यादा होगी, हीलियम का आकार बड़ा होगा और हाइड्रोजन का कम होगा। ये तो हो गया पहला अपवाद। दूसरा अपवाद आता है, अब इसमें क्या है, सेकंड आवर्त के सदस्य हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा लिथियम की होगी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये होगी। ठीक है, तो नियोन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि नियोन में वांडरवाल रेडियस पाई जाती है, इसलिए नियोन की सबसे ज्यादा होगी, बाकी सबका यही क्रम रहेगा एटॉमिक रेडियस का। अब अपन लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट में एक्सेप्शन पाया जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ये 3D के है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक के 3D के अंदर जा रहा है, ये 3D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत में तो ये ठीक ठाक चल रहा था, एटॉमिक रेडियस घट रही थी, अपने हिसाब से चल रहा था,
मतलब आवर्त में दाएं से बाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस घट रही थी। लेकिन यहाँ आके देखते हैं अपन, यहाँ पे फिक्स हो जाती है बराबर, लगभग बराबर हो जाती है, और यहाँ आगे वापस एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग जाती है। तो ये क्यों होता है ये अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक डी ब्लॉक का बनाते, कक्ष का बनाते, डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक का हो गया। अब स्केडियम के केस के अंदर क्या, D1 इलेक्ट्रॉन आ गया, टाइटेनियम के D2 आ गया, वेनेडियम के D3 आ गया, क्रोमियम के D5 आ गया। ठीक है, यहां तक क्रोमियम में D5 है, मैग्नीज में D5 है, मैग्नीज में भी D5 है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s के अंदर, पहले जाएगा 4s2 हो जाएगा, 4s में 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर दो फैक्टर काम करते हैं, 4s2, दो इलेक्ट्रॉन s2 में चले जाएंगे, तो ये एक तो शील्डिंग इफेक्ट देगा, शील्डिंग इफेक्ट देगा। अब मैग्नीज के बाद में जैसे ही फेर्स आएगा, फेर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब उसकी तुलना के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रिपल्सन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ेगा, जिससे एटम की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में एटॉमिक रेडियस बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो कम है, और जो न्यूक्लियस चार्ज है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ये उसको कौन काउंटर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे बराबर होगा और इसके बाद में बढ़ेगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा होगा। यदि अपने को एग्जाम के अंदर पूछा जाए इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमाए, तो अपन कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? तो इसकी ट्रिक है स्कूटी ते जाने वाले डैश 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 कोई नहीं, कोई नहीं, स्कूटी ते जाने वाले कोई नहीं। स्कूटी कौन सा हो गया? SC ते टाइटेनियम, जाने वाले Zn वेनेडियम, कोई नहीं कॉपर निकल। ये इस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो बीच में बच गए हैं उनका सबका बराबर है। बच कौन से गए हैं? देखो स्केडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया, क्रोमियम लगभग बराबर, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, स्कूटी ते जाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं कोबाल्ट निकिल, और बाकी जो बीच में बच गए वो लगभग सारे बराबर है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और थी, अपन ने आयनिक त्रिज्या देखी थी, आयनिक रेडिएशन, रेडियस। आयनिक रेडियस के अंदर क्या होता है? जो धनायन होता है या कैटायन होता है उसकी रेडियस कम होती है एटम से, और उसकी कम होती है एनायन से। तो सबसे बड़ी किसकी होती है? एनायन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? कैटायन की होती है, ठीक है। अब अपने पास यदि क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन H+ और H-, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में जमाने को बोला है, तो अपने को कैसे जमाना है? सबसे कम होगी रेडियस वो होगी H+ की, फिर होगी H की, फिर होगी H- की। तो सबसे बड़ा ही होगी H- की, सबसे कम होगी H+ की और H की होगी। ये तो हो जाएगा आयन के। जब आयन दिया हुआ हो तो अपन इस तरह से जमाएंगे कि कैटायन सबसे कम, फिर एटम, फिर एनायन। एनायन की सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस होती है और कैटायन की सबसे कम होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं मैग्नीज का, Mn+2, मैग्नीज +4 +6। अब इसको अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, तो कैसे करेंगे? तो सबसे कम रेडियस होगी वो होगी Mn+6 की, फिर होगी मैग्नीज +4 की, फिर होगी मैग्नीज +2 की,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आयन दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी रेडियस होगी वो एनायन की होगी, सबसे छोटी होगी वो कैटायन की होगी, और बीच में रहेगा एटम, न्यूट्रल एटम। अपने सिलेबस में एक और टॉपिक दिया हुआ सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। वो एटम या वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान हो तो उसकी रेडियस अपन कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाएंगे। तो अपने एग्जांपल में दे रखा है O-2 N-3 F-1 सोडियम +1 मैग्नीज +2। तो इसके अंदर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हो गए 10, 8, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 10 हो गए 7, और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए 10, 9 और 10, 11 में से 1 चला गया 10, 12 में से 2 चले गए 10। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 10 10 बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ये हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अब इसको अपन अरेंज कैसे करेंगे। तो इसमें जो होता है एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस कम, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा। एटम की साइज होगी, या अपन यहाँ साइज लिख दो या एटॉमिक रेडियस लिख दो, एक ही बात है। साइज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होगी। तो अपन यहाँ परमाणु क्रमांक देख लेते हैं 8, 7, 9, 11, 12। तो अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो जिसकी साइज, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसका साइज कम। तो सबसे कम किसकी होगी मैग्नीज +2 की, मैग्नीज +2 की, फिर आएगा सोडियम +1, फिर आएगा फ्लोरीन -1, फिर आएगा नाइट्रोजन -3, फिर आएगा ऑक्सीजन -2। तो ये होगा इसका क्रम एटॉमिक रेडियस का। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ हो तो अपन ऐसे निकालेंगे। जब अपने को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई हो तो अपन उसका साइज या रेडियस, एटॉमिक रेडियस इस तरह के निकालेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 11th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, आणविक बंध वगैरह। ठीक है, थैंक यू।